हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और आपको मैं यहाँ पर जो अपने बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक है उनमें से जो प्रथम राजनीतिक विचारक है प्लेटो, उस प्लेटो के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना करके यूट्यूब पर डाल दिया है। और अब ये मैं उसी का पार्ट 2 भाग 2, इसमें कुछ जो टॉपिक रह गए थे उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से डाल रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा इसको पूरी तरह से समझाने की। फिर भी कोई त्रुटि हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आज हम पिछले वाले वीडियो में जो हमने देखा वो प्लेटो के संबंध में, इसकी शिक्षा के बारे में और उसका जीवन परिचय के बारे में, इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में देखा। तो ये पश्चिमी जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक रहे। वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज और इनकी शिक्षण संस्था अकादमी के बारे में और इनके गुरु सुकरात आदि के बारे में पढ़ा और शिक्षा संबंधी विचार इनके पढ़े। इनकी पुस्तक रिपब्लिक में दिए गए थे। और तत्कालीन शिक्षा पद्धति वो एथेंस और स्पार्टा की दोनों का समन्वय मिला करके इन्होंने शिक्षा पद्धति के बारे में अपने सुझाव दिए। न्याय संबंधी धारणा रिपब्लिक का उपशीर्षक और न्याय से संबंधित इसके बारे में पढ़ा। न्याय शब्द एक वैज्ञानिक नहीं है, नैतिकता है। और न्याय संबंधी धारणा जिनका विवेचन और खंडन जो इन्होंने किया वो परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत के माध्यम से किया। और न्याय के 2 रूपों का इन्होंने वर्णन किया, व्यक्तिगत संबंधी और सामाजिक या राज्य संबंधी। मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए, बुद्धि, साहस और संयम। और राज्य को मानव मस्तिष्क का एक बड़ा रूप बताया। और राज्य के इन्होंने 4 गुण बताए, बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, न्याय। और आज हम पढ़ेंगे वो प्लेटो का साम्यवाद। यहाँ पढ़ेंगे हम प्लेटो का साम्यवाद। यहाँ प्लेटो के साम्यवाद के संबंध में पढ़ेंगे कि साम्यवाद है क्या। तो साम्यवाद सांसारिक बाह्य दुर्बलताओं के निराकरण के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण ही एक प्लेटो का साम्यवाद है। और प्लेटो के साम्यवाद के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। इससे पहले ये 2 बातें कहता है कि प्रथम बात तो यह है कि राज्य के द्वारा जो नियंत्रित और सुनियोजित शिक्षा प्रणाली है, और दूसरी ये बात कहता है वो है कि साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था है। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित और स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग के लिए लागू होती है। और अभिभावक वर्ग में इन्होंने सैनिक और शासक वर्ग को शामिल किया है। और इनका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना और उसको सर्वोच्च और एक मात्र धर्म मानता है कि ये राज्य सबसे बड़ा हो और सबसे अच्छा राज्य हो और सुसंस्कारमय राज्य हो। तो इन्होंने साम्यवाद के जो प्रमुख 2 उद्देश्य बताए हैं उनमें पहले नंबर का है कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता की रक्षा करना, और दूसरे नंबर का जो इनका साम्यवादी उद्देश्य है वो मानव स्वभाव के तत्वों के अनुसार कार्यों के विशिष्टीकरण का अनुकरण करना है। आगे हम देखेंगे कि ये 2 प्रकार के साम्यवाद के बारे में कहता है कि 2 प्रकार का साम्यवाद है। यहाँ ये 2 प्रकार लिख रखा है कि पहला प्रकार है संपत्ति विषयक साम्यवाद, दूसरा है परिवार या स्त्री विषयक साम्यवाद। तो पहले हम साम्यवाद के संबंध में थोड़ा सा जानेंगे कि साम्यवादी जो व्यवस्था है ये किस प्रकार से ये लागू होती है। तो हम देखते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग, और मैंने बताया आपको कि अभिभावक वर्ग में शासक और सैनिक वर्ग 2 वर्गों को शामिल करते हैं, क्योंकि उस समय राज्य को इन्होंने 3 वर्गों में बांट रखा था, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। लेकिन शासक और सैनिक दोनों को मिलाकर के अभिभावक वर्ग का नाम देता है।
इनके लिए ही है, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए है और उद्देश्य आर्थिक न होकर के राजनीतिक है। और ऐसा वातावरण निर्मित करना जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक और श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। इसके संबंध में नेटलशिप जो विचारक हैं, इन्होंने अपने सुझाव दिए कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र बताता है, यानी कि उसको प्रभावी और सबल यंत्र के रूप में इसको देखता है कि ये साम्यवादी व्यवस्था को वो शिक्षा के द्वारा स्थापित करना चाहता है, यानी कि अच्छी शिक्षा जब होगी तो समाज में अच्छा साम्यवाद स्थापित हो सकेगा। और उनके समय में जो एक प्राचीन विचारक हुए, उनका नाम है, ये पाइथागोरस नाम दे रखा है। और पाइथागोरस उस समय एक आश्रम चलाते थे और उस आश्रम में साम्यवादी व्यवस्था विद्यमान थी। तो इस साम्यवादी व्यवस्था विद्यमान थी तो उन्होंने साम्यवाद को लेकर के ये कहा कि मित्रों के बीच में सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा एक और है यूरोपाइटस, उन्होंने भी अपनी रचना प्रोटेसिलास में कहा कि स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया जाना चाहिए और वो खुद भी स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन करते हैं। और इस प्रकार से प्लेटो के द्वारा जो प्रतिपादित साम्यवाद है उनके दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक तो संपत्ति विषयक साम्यवाद और एक है अपने परिवार विषयक या स्त्रियों का साम्यवाद, ये देखने को मिलता है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि संपत्ति विषयक साम्यवाद है ये क्या है। तो यह साम्यवाद अभिभावक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग में आप जानते हो कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग आते हैं और इनके पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए अनिवार्य है। और साम्यवाद एक त्याग का मार्ग है, कहने का मतलब है कि एक भोग का मार्ग न होकर के केवल त्याग का मार्ग है। और यह समाज के शासक वर्ग को कंचन कामिनी, यानी कि जो सोने चांदी के आभूषण हैं वो, और जो मन मोहिनी जो स्त्रियां हैं उनके मोह को छोड़ करके केवल जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। ये संपत्ति विषयक साम्यवाद है। और प्लेटो ने निम्न आधारों पर संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन किया है और उनके 3 आधार ये बताते हैं। एक तो पहले नंबर का है मनोवैज्ञानिक आधार। तो ये मनोवैज्ञानिक आधार है, इसमें प्लेटो आत्मा के 3 तत्वों या 3 गुणों की बात करता है कि विवेक, साहस और इंद्रिय तृष्णा। और इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को भी 3 वर्गों में बांटा है। और वो क्रम से ये है कि शासक वर्ग में विवेक होना चाहिए और सैनिक वर्ग में शौर्य होना चाहिए और उत्पादक वर्ग में इंद्रिय तृष्णा होनी चाहिए। इस प्रकार का वो संतुलन स्थापित करता है। दूसरे नंबर का है हमारे पास दार्शनिक आधार। और दार्शनिक आधार में वो प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि इनका ये आशय है कि भाई जिन्हें जो शासन करने का काम जिनको सौंपा जाए और ये शासन करने का जो काम है ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो ऐसे में उन शासक वर्गों को सभी जो सांसद तत्व हैं उनसे बच करके रहना चाहिए, क्योंकि जो सांसद तत्व हैं वो शासन करने के कार्यों में बाधा या विघ्न डालते हैं। इसलिए पहले कह चुके हैं कि जो आध्यात्मिक लोग हैं या अभिभावक वर्ग है उनको ये जो मुद्रा है, कंचन स्वर्ण वगैरह है और ये जो काम प्रवृत्ति है, इन सब का त्याग करके अपना शासन कार्य करना सही, ये दार्शनिक आधार उनका रहा है। और तीसरे नंबर का है राजनीतिक या व्यापारिक आधार। और इसमें हम देखते हैं कि प्लेटो का विचार ऐसा है कि भाई शासन की शक्ति है जो उन व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो। और ये अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह में छूट तो दी जाए, लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण न हो करके उसकी संपत्ति हो जाए। तो इसलिए राज्य में जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक शक्ति है और यदि वो कुछ निजी आर्थिक हित हो उनके, तो फिर हो सकता है कि वो अपने कर्तव्य पालन को छोड़ करके और अपनी जेबें भरने लग जाएं या फिर दूसरों का शोषण करना शुरू कर दें। तो इसलिए
इसके उपलक्ष्य में एक सेबाइन महोदय है, वो प्लेटो के इस तर्क के संबंध में कहते हैं कि सरकार के ऊपर धन से दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसने दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का विनाश करना पड़ा। और जहाँ तक सैनिक और शासक वर्गों का संबंध है, कहने का मतलब है कि उनको, प्लेटो को ये विश्वास था कि शायद अगर अभिभावक वर्ग को हम ये छूट दे देंगे, संपत्ति रखने की छूट दे देंगे, तो इससे निश्चित ही जो राज्य की शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल दूषित हो जाएगी। और कई प्रकार की इनकी आलोचना भी होती है। ये जो प्लेटो का जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है, इसकी आलोचना होती है। और आलोचना में कहा जाता है कि प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने और उसकी वृद्धि करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और इससे समाज की प्रगति होती है। लेकिन प्लेटो ये चाहता ही नहीं है। प्लेटो ने निजी संपत्ति की व्यवस्था ही नहीं की है। तो ये पुरुषार्थ की भावना नहीं है ये। और अगर संपत्ति रखता है तो फिर उसकी सुरक्षा भी करेगा। तो ये प्लेटो दूसरे, अगर हम दूसरी बात करें आलोचना के संबंध में, तो प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है, जबकि उत्पादक वर्ग की संख्या है वो देश में सबसे ज़्यादा संख्या है। यानी कि अब जो समुदाय है, अभिभावक वर्ग समुदाय है और उत्पादक वर्ग समुदाय है, इन दोनों में संतुलन या एकता बनाए रखने के लिए फिर ये संभव नहीं है। ये जो संपत्ति विषयक साम्यवाद लागू कर रहे हैं वो, तो मानवीय जो संभावनाएं हैं इससे क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और ये जो परोपकार उदार है, ये केवल संपत्ति के आधार पर ही लागू होता है। और एकता की बात करें तो उपयुक्त शिक्षा द्वारा स्थापित हो सकती है, न कि साम्यवाद के द्वारा। तो एक प्रकार से उपयुक्त अगर शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाएगी राज्य में, तो वैसे ही एकता कायम हो जाएगी, साम्यवाद से थोड़ी ना कोई कायम होगी। और आगे हम इसकी आलोचना के संबंध में बात करें तो अरस्तु भी प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना करते हुए कहता है कि भाई इसमें अति दिखाई पड़ती है। और साम्यवादी जो जीवन के सामान्य अनुभव है उनके विरुद्ध है। अरस्तु खुद कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का एक भौतिक निदान मात्र है, जिसके परिणाम आशा अनुकूल हो ही नहीं सकते। तो साम्यवाद समाज की वेदियों पर व्यक्ति का एक बलिदान करने वाला है। और दूसरे नंबर पर हम देखें कि परिवार विषयक या स्त्रियों का साम्यवाद है, तो ये यहाँ परिवार विषयक और स्त्रियों का साम्यवाद है। तो प्लेटो इसमें कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी निजी परिवार नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत सहवास नहीं कर सकेगा। और स्त्रियों सभी की समान रूप से पत्नियां होंगी और इनकी संतानें समान रूप से सबकी होंगी। न तो किसी का माता पिता होगा और नहीं कोई किसी की एक पर्सनली संतान होगी या फिर अपनी संतान को जान सकेगा, और न ही संतान अपने माता पिता को जान सकेगी। यानी कि ऐसी स्त्रियों की साम्यवादी व्यवस्था उस समय कायम करते हैं प्लेटो अपने काल्पनिक आदर्श राज्य में। और उनके पक्ष में ये युक्तियाँ भी देते हैं कि भाई किस प्रकार से ये लागू हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली जो युक्ति उन्होंने दी वो अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना चाहते हैं। कि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई पारिवारिक मोह और चिंताओं में फंस कर के व्यक्ति अपने जो सार्वजनिक कर्तव्य हैं उनका वो संपादन सही तरीके से नहीं कर सकता है। इसलिए अभिभावक के लिए ये परिवार जो विषयक है या स्त्री विषयक जो व्यवस्था है, ये जो परिवार वाली जो व्यवस्था है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि पर्सनली कोई किसी का परिवार नहीं होना चाहिए और पर्सनली किसी की पत्नी नहीं होनी चाहिए। और हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि राज्य में एकता स्थापित करना इनका उद्देश्य रहा है। और इनका प्लेटो अभिभावक वर्ग और समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता प्राप्त कराना चाहता है। और थर्ड नंबर पर है तीसरे नंबर पर है नारियों की मुक्ति तथा सामाजिक अधिकार या समानाधिकार।
तो प्लेटो कहते हैं कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का आनंद होता है तथा पत्नियों की जो मानसिक शक्ति है वो चौके और चोले में बर्बाद हो जाती है। जैसा कि इसने यहाँ लिख रखा है, मानसिक शक्ति चोले चौके में बर्बाद हो जाती है। और उनका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए। वह स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी अभिभावक वर्ग को परिवार से पूर्णतया वंचित करना चाहते हैं। और चौथे नंबर का है श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति। और इनका ये कहना चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ नर को उतनी ही मादाओं को उतने नरों के साथ जोड़ देना चाहिए जितने कि वह सुगमतापूर्वक संभाल सके। और इस प्रकार के क्षणिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले बच्चों का पालन पोषण राज्य अपने शिशु घरों में करेगा, जिससे ये अच्छी या श्रेष्ठ नस्ल वाली संतानें पैदा होंगी जो आगे राज्य को और सुदृढ़ता मजबूत करेंगी। स्वयं प्लेटो के शब्दों में प्लेटो खुद कहता है कि शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि स्वस्थ अगर नारी होगी तो उसके संतान भी स्वस्थ होगी, अष्टपुष्ट होगी और वो आगे चल कर के अच्छा मानसिक और शारीरिक और के रूप में स्वस्थ रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो उसके बारे में ये क्या। प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करें तो इनकी जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें आदर्श राज्य की व्याख्या की गई है और निम्नलिखित इसकी विशेषताएं बताई गई है आदर्श राज्य की कि दार्शनिक शासकों का ये शासन होगा, यानी कि इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका सर्वप्रमुख और एकमात्र कर्तव्य यह है कि ये आदर्श राज्य के लिए सर्व प्रमुख विशेषता उनको देता है जो दार्शनिक है, यानी कि दार्शनिकों का शासन ही प्लेटो का एक आदर्श राज्य है। नंबर 2 पर हम निरंकुशता असीमित नहीं है। इसमें प्लेटो आदर्श राज्य के शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है, उन पर अंकुश अवश्य है। उनकी दार्शनिक शासक पर लिखित कानून और जनमत का नियंत्रण न हो करके उन पर एक नैतिकता या फिर यूनानी साहित्य में जो एक नैतिक बातें लिखी हुई है उनके द्वारा ये बाध्य करते हैं, यानी कि शासक वर्ग के लिए इस बात की बाध्यता है कि वो जो संविधान है उस संविधान के जो मूल प्रबंध हैं बस उनका पालन होना चाहिए और कोई इन पर नियंत्रण लिखित कानूनों का जनमत का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आदर्श राज्य की बात करें तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो है ही न्याय पर आधारित, यानी कि न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है, ये ऐसा प्लेटो कहते हैं। नागरिकों के 3 वर्ग उन्होंने बांटे हैं और 3 वर्गों में बांटा है उन्होंने। एक तो शासक वर्ग है जिनमें दार्शनिक राजा वर्ग ये शामिल होते हैं, और एक सैनिक वर्ग है जिसमें देश की रक्षा करने वाले ये वर्ग आता है, और तीसरा है उत्पादक वर्ग जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और उत्पादक वर्ग में ये श्रमिकों को जो खेती करने वाले हैं या मजदूर करने वाले हैं या फिर व्यापार करने वाले हैं ऐसे लोगों को ये इनमें शामिल करते हैं। और कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत देते हैं। कार्यात्मक विशेषीकरण का मतलब कि जिस कार्य के लिए जो योग्य है, सर्वाधिक योग्य है, उसको वही काम मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं तो शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण, और इसके बारे में बात करता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो और इसके लिए शिक्षा राज्य के द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए, ऐसा ये प्लेटो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो 7वें नंबर का है कुरुचिपूर्ण कला व साहित्य पर प्रतिबंध है। जो ऐसा जो कुरुचि पैदा करता है या गलत साहित्य है उस पर ये अंकुश लगाते हैं, और अच्छे जो श्रेष्ठ साहित्य हैं या श्रेष्ठ कलाएं हैं उनको ही ये प्रकाश में लाना चाहते हैं ताकि लोगों के जो मानसिक रूप या नैतिकता भ्रष्ट न हो सके। और 8वें नंबर पर है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। जिस साम्यवादी व्यवस्था को हम पढ़ ही चुके हैं कि साम्यवादी व्यवस्था जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है उन पर ये लागू होती है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होती है। और
अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का एक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन अगर करता है तो आदर्श राज्य कायम होता है। और 9वें नंबर पर हम देखें तो नर नारियों के समान अधिकार हैं। और आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकाल करके वो शिक्षा, जीवन यापन और शासन आदि सभी जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें पुरुषों के समान वो अधिकार देना चाहते हैं, ताकि वो भी अपना पूर्ण जीवन का विकास कर सके। और लास्ट का हम देखते हैं सर्वाधिकार वादी राज्य। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। इस प्रकार से प्लेटो के जो आदर्श राज्य संबंधी जो धारणा थी उनको व्यक्त करते हुए या उनकी विवेचना करते हुए एक वेपर महोदय हैं, उनका नाम है वेपर। ये वेपर महोदय हैं। इन वेपर महोदय लिखते हैं कि उचित नेतृत्व और उचित सुरक्षा और उचित अगर पोषण ये आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। यानी कि आदर्श राज्य में उचित नेतृत्व की व्यवस्था की गई है, एक उचित सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और एक उचित जो पोषण है बच्चे का उसके लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि आदर्श राज्य की आलोचनाएं भी कई प्रकार से की गई है और जिनमें हम देखते हैं कि स्वतंत्रता इसमें निषेध की गई है, कार्यात्मक इसका विशेषीकरण की पद्धति अनुचित है, व्यक्ति और राज्य में जो समानता है वो उसको अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए, उत्पादक वर्ग को नितांत उपेक्षा की गई है इसमें, और शासक वर्ग जो है इसको बिल्कुल निरंकुश बना दिया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बारकर महोदय ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो प्रबुद्ध निरंकुशवादी है। इनके एक प्रकार से दार्शनिकों को पूरी सत्ता सौंप करके वो इनको निरंकुश बनाना चाहते हैं और शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा की गई है। यानी कि जो कानून है, सरकारी पदाधिकारी की नियुक्ति है, न्यायालय है, ये सारी व्यवस्थाओं का वर्णन है नहीं, वो सभी दार्शनिक शासकों को दिया गया है। और दास प्रथा है इसके संबंध में बिल्कुल ही मौन है प्लेटो, तो दास प्रथा है ही नहीं इस पर, जबकि दास प्रथा एक प्रमुख समाज का एक प्रमुख लक्षण है। उस समय तो फिर भी था दास प्रथा, आज नहीं है, तो आज भी कई देशों में है। और इस प्रकार से इसकी आलोचना की है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है पूरा वो काल्पनिकता पर ज़्यादा आधारित है और इस प्रकार से हम प्लेटो को एक आदर्शवादी विचारक कह सकते हैं, मूलतः आदर्शवादी विचारक कह सकते हैं। और प्लेटो आदर्शवादी विचारक है और पोपर ने प्लेटो को विश्व का प्रथम पार्सीवादी विचारक कहा है। और आगे हम देखते हैं कि प्लेटो की जो पुस्तक है अपोलॉजी, इसका गुजराती में अनुवाद महात्मा गांधी जी ने किया और रिपब्लिक जो पुस्तक है इसका उर्दू में अनुवाद किया डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, उन्होंने। और उनकी पुस्तक का नाम है रियासत, यानी कि रिपब्लिक को उर्दू में इन्होंने लिखा, उसका नाम रखा रियासत। और एक चैपमैन नामक राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने प्लेटो को इंद्रजालिकों यानी कि जादूगरों का राजकुमार उन्होंने कहा है। और इस प्रकार के चैपमैन ने आदर्श राज्य को एक बंद प्रणाली कहता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ जो पूरा है प्लेटो का ये पूरा होता है। तो आपको ये कैसा लगा, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजें। जो सबसे महत्वपूर्ण तो मैं उसके लिए बनाया हूँ कि जो बीए पार्ट 3rd ईयर में जिनके पास किताबें भी नहीं होती हैं, पासबुक्स नहीं होती हैं, सीरीज नहीं होती हैं और वो इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, तो मैंने इसको बेसिक रूप से समझाने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है वह हमारा वो अरस्तु के संबंध में इसमें आएगा। तो इस प्रकार से एक एक करके हम कम से कम इसके बीए पार्ट 3rd ईयर पॉलिटिकल साइंस के जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनके 2 या 3 वीडियो में एक एक पार्ट को डाल करके और हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे सिलेबस को। तो धन्यवाद दोस्तों।